नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं भारत आप तक। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। 9 जून 2024 को देश ने एक इतिहास रच दिया। 9 जून 2024 का तो तारीख है, वो भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया। आपको पता है 1962 के बाद में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2 टर्म्स पूरी करके तीसरे टर्म्स के लिए शपथ ग्रहण उन्होंने लिया है। आपको पता है 1962 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए थे। इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2014 से लेकर के 24 तक लगातार 10 वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और अब तीसरी टर्म्स में वो तीसरी बार वो शपथ ग्रहण कल ले चुके हैं। उनके साथ 71 जो है मंत्री वो शपथ ली है। आपको पता है कि पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर स्पष्ट बहुमत, हालांकि एनडीए की सरकार गठबंधन उस समय भी था, लेकिन बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 330 सीट मिली थी। 2014 में 282 सीट मिली थी, यानी कि आप बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें उनको मिली थी। बहुमत का आंकड़ा 272 है और 2014 में 282 और अभी 2019 में 303 और अभी 241-40 सीटें उनको मिली हैं, यानी कि 30-32 सीटें उनको थोड़ा सा बहुमत से कम मिली है। लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। पहले भी एनडीए का गठबंधन था, सरकार बनी है। कल उन्होंने शपथ ली और उनके साथ साथ ही करीब करीब 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दूं, एनडीए के 5 जो कैबिनेट मंत्री हैं और बीजेपी के 25 और 5 30 कैबिनेट मंत्री हैं। बाकी राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। आपको बता दूं, उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं एनडीए के, उनमें से 5 जो एनडीए के कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें से एक है राम मोहन नायडू, जो शायद इस कैबिनेट में सबसे कम उम्र के सांसद हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। टीडीपी के वो सांसद हैं। दूसरा है ललन सिंह, जेडीयू से हैं वो। तीसरा है हिंदुस्तान आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी। चौथे जेडीएस से है के.एच.डी. कुमार स्वामी और 5वां है एलजेपी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। ये 5 कैबिनेट मंत्री बने हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए हैं। आप अन्य पार्टी से आए लोग बीजेपी में शामिल हुए, उनको कैबिनेट में जगह मिली है। 4 ब्यूरोक्रेट को और 7 राजनीतिक परिवार से जो लोग आए हैं उनको इस कैबिनेट में उनको जगह मिली है मंत्री। 2 ऐसे मंत्री भी शपथ ली हैं जो किसी भी सभा के सदस्य नहीं है, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के। एक है रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब के हैं, ये छोड़कर बीजेपी शामिल हो गए। और दूसरा है जॉर्ज कोरेयन, केरल से हैं, सदन के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला है। अब आप बात करें तमिलनाडु के जो मंत्री बने हैं, उनपे एक भी एमपी जीत कर नहीं आए हैं, लेकिन 3 मंत्री बने, जिनमें से एक है मुरुगन राज्य मंत्री बने हैं और आप निर्मला सीतारमण जी जो है वो कैबिनेट, और एस जयशंकर जी जो है वो भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। यानी कि तमिलनाडु के जो सांसद हैं ये सारे के सारे राज्यसभा से हैं। वहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला है, कोई भी बीजेपी का सांसद नहीं है। उसके बावजूद आप तमिलनाडु का महत्व तो समझ सकते हो। तमिलनाडु में लगभग 3 एल मुरुगन, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, तीनों को 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। अब हम बता दें किस राज्य में कितने मंत्री बने हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 11 मंत्री बने हैं, बिहार में 8, महाराष्ट्र में 6, गुजरात में 5, कर्नाटक में 5, एमपी में 5, राजस्थान में 4, आंध्र प्रदेश में 3, उड़ीसा, हरियाणा इनमें 3-3, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल में 2-2। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 1, गोवा से 1, जम्मू कश्मीर से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1, तमिलनाडु से 1, पंजाब से 1 और दिल्ली से और उत्तराखंड से 1-1 लोकसभा सदस्यों को, या यूं कहें कि इनको मंत्री बनाया गया है। अब बात करें कैबिनेट मंत्री की। पिछली बार आप देखेंगे उन्होंने 45 मंत्री बनाए थे, उसके बाद उन्होंने 54 बनाए और अब की बार 71। यानी कि एनडीए का जो असर है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन इतना भी इस पे दबाव नजर नहीं आ रहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि वो एनडीए के किसी भी खिलाड़ी के सामने, किसी भी छत्रप के सामने दबाव महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हो नीतीश कुमार ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि हम नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, चाहे वो कैसे भी किसी भी विभाग का हमें बंटवारा करें, हम उनके साथ रहेंगे। हम उनसे कोई किसी भी प्रकार का दूर जाने का मतलब ही नहीं निकलता। और आप जो तस्वीरें देख रहे हो, अभी आप जब पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में जो प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली थी एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो लोग इधर उधर गए हैं, जो जीत गए हैं,
वो भी अगली बार हमारे पास आएंगे और जीत करके हम एक बार चौथी बार भी सरकार बनाएंगे। हम तो आपके साथ हैं, आप शपथ लीजिए। मैं तो चाह रहा था कि आज ही शपथ ले लें, लेकिन आपका जब मन करे, आप कह रहे हो कि हम रविवार को लेंगे, तो आपका जब मन करे आप शपथ लीजिए, हम आपके साथ हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप मिलकर के हिंदुस्तान का, इंडिया का और बिहार का विकास करेंगे और बचा हुआ काम जो है वो आप पूरा कर ही देंगे। और फिर आप देखेंगे कि जैसे ही वो अपना भाषण खत्म करके नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आए, तो उनकी तरफ कहीं ना कहीं झुक करके प्रणाम करने का, या यूं कहूं कि उनके चरण स्पर्श करने का संदेश उन्होंने देश को दिया कि आप जो मुझ पर खाम खा इल्जाम लगा रहे हो कि मैं एनडीए को छोड़कर इंडी गठबंधन में चला जाऊंगा, ये सारी बातों को उन्होंने विराम दिया। अब बात करते हैं आपके चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू भी पहले कह चुके हैं कि भाई हम देखो, हमारा गठबंधन है राज्य में भी और यहाँ केंद्र की सरकार में भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे उसको वैसा कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनाएंगे, हमें सब स्वीकार है, हम इधर उधर नहीं जा रहे। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, अगर ऐसी कोई बात आती है, ज्यादा घबराने की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना आंकड़े हैं कि वो सरकार 5 साल स्थिर रहेगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू, दोनों मिलकर भी जाएंगे तो 28 सीटें हैं। अगर 303 सीटों का उन्होंने समर्थन पत्र, जो हमें जानकारी मिली है, 303 सांसदों का समर्थन पत्र उन्होंने पेश किया राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को जो समर्थन पत्र दिया है उसके हिसाब से अगर 28 लोग चले भी जाएंगे तो उनके पास 285 के आसपास आंकड़ा फिर भी रह जाएगा, या 75 के आसपास आंकड़ा रह जाएगा। यानी कि वो चले जाएंगे तो भी उनको कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। 275 में 272 का आंकड़ा है, वो सरकार बना लेंगे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि हम जहां से काम छोड़ करके सरकार में चुनाव के लिए गए थे, वो सारी फाइलें उनके ब्यूरोक्रेट को पहले ही बोल दिया गया था, चुनाव के दौरान ही बोल दिया गया था कि आपको 125 दिन का जो आपका टारगेट है, एजेंडा है, उनको सेट करके रखिए, आप उन पर फोकस रखिए, कंप्लीट रखिए फाइलें। हम वापस आ रहे हैं, आकर के अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे, उसके तुरंत रूप से इस पे काम करना है, आगे बढ़ना है। मेरा संकल्प विकसित भारत 2047 का है, मैं वो उसमें अपनी दिशा में बढ़ रहा हूं। तो कहने का मतलब है, ज्यादातर मंत्री आप देखोगे तो वही मंत्री है, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। थोड़े से मंत्री जो हैं वो ज्यादा आगे, पहली बार आप बता रहे थे 45-48 करीब थे, आपकी बार पिछली बार 56 थे, आपकी बार 71 के करीब आ गए। यानी कि संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन जो पावरफुल मिनिस्ट्री जो थे वो भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास होगी, मुझे ऐसा लगता है। जिसमें आप देख रहे हो, निर्मला सीतारमण हो, एस जयशंकर हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, और आपके अश्विनी वैष्णव हो, और जितने भी पुराने जो उनका मंत्रिमंडल है वो सारा का सारा वही है। नए में जयंत चौधरी आए हैं, जेपी नड्डा आए हैं, कुमार स्वामी आए हैं, बहुत सारे आए हैं, लेकिन उनको शायद मुझे लग रहा है कोई महत्वपूर्ण पद इतना ज्यादा मिलने वाला नहीं है जितना मांझी भी नए आए हैं, पिछली बार मंत्री नहीं थे, 30 मंत्री नए बने हैं। यानी कि मोटा मोटा देखे जो सांसद हार गए, स्मृति ईरानी का बहुत चर्चा थी, उनको नहीं बनाया गया है। जो सांसद, जो सदस्य हार गए उनमें अभी दाव नहीं लगाया गया। फिर भी एक गुंजाइश रखी गई है 5-7 सांसदों की ओर। जब अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको बदल दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई दबाव में काम करने का। दबाव मुझे लग रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना पहले दबाव में काम किया ना अब किया है। थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि उनकी सीटें 30-32 सीटें कम हैं। अगर वो और अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी कर पाती तो शायद वो दबाव में नहीं आते, लेकिन अभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो जो मंत्री, मुझे लग रहा है वो फिक्स है। गृह मंत्री आप अमित शाह देखेंगे रक्षा मंत्री के रूप में, मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह देखेंगे, अश्विनी वैष्णव आईटी या रेल मंत्रालय संभाल सकते हैं, एस जयशंकर है वो विदेश मंत्री आपका परमानेंट उनका है, विदेश सचिव रह चुके हैं पिछली सरकार में, वो बहुत अच्छा विदेश मंत्री के रूप में पूरी दुनिया में 1 नंबर पे थे। किसी भी देश के अगर उनमें रेटिंग की जाए तो भारत के विदेश मंत्री जो थे एस जयशंकर, वो 1 नंबर रेटिंग पे आ रहे थे। एस जयशंकर का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत शानदार रहा है, चाहे वो कूटनीतिक रूप से हो या फिर राजनयिक संबंधों के रूप में हो या कड़े फैसले लेने के रूप में हो। आप देखेंगे अमेरिका तक के विदेश सचिव या विदेश मंत्रियों को वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उनके सामने रखा बिना दबे बिना रुके और बिना दबे। आप देख रहे हैं वो सारा का सारा असर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का है, और नरेंद्र मोदी ने उनको फ्री हैंड कर रखा है कि आप जो अच्छा करेंगे, आपके पास लगभग 48-45 साल का राजनयिक अनुभव है, 5 साल से आप मंत्री हैं। अब एक बार दोबारा से अगर विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर को देखें तो कोई हैरानी नहीं होगी। लगभग पूरा देश मान चुका है कि विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर, गृह मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह, गृह मंत्री के रूप में आप अमित शाह को देखेंगे, और रक्षा मंत्री हो सकता है कि फिर एक बार राजनाथ सिंह जी संभाले। सीतारमण का जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं, पीयूष गोयल आए या फिर सीतारमण आए।
यानी कि ज्यादातर मेरे हिसाब से नितिन गडकरी को चौंकाने वाली बात नहीं है, उनका पहले से तय था कि वो वापस आ रहे हैं कैबिनेट में, और सड़क परिवहन मंत्रालय उनके पास था। अब की बार भी शायद वो जहां से अपनी फाइलें छोड़ के गए थे, जिस टेबल पे छोड़ के गए थे, मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से वो शुरू करने वाले। यानी कि कहने का मतलब है कोई चेंजेस ज्यादा नजर नहीं आ रहा, जो चेंजेस आ रहा है वो राज्य मंत्री का है, गठबंधन के कुछ लोगों को मिलाया है, लेकिन गठबंधन के कितने हैं? 11 मंत्री तो हैं गठबंधन के भाई, ज्यादा तो है नहीं। फिर भी कुछ राज्य मंत्री मिल जाएंगे, कुछ ऐसे मिल करके हैं कुछ मंत्री, लेकिन काम करने में नरेंद्र मोदी, उनका स्टाइल जो है, ब्रीफ लेना, उनकी मीटिंग लेना, फाइल अपनी टेबल पे मंगवा लेना, तो इतना ढीला काम नहीं है जितना आप देख रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में। जो मनाए, जो जहां से खा रहा था, पी रहा था, ऐश कर रहा था, कई लाखों करोड़ के घोटाले हुए, ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि प्रधानमंत्री सारी चीजों पर नजर रखते हैं। और 10 साल का जो उनका गुड गवर्नेंस जो हमने देखा, उन सब के बाद में ये लगता है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर बहुत शानदार हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम करेंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो रुके हुए काम है, जो उनकी टॉप प्रायोरिटी में है, वो हमने आपको बताए भी थे, आज फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। टॉप प्रायोरिटी में यूसीसी होगा, शायद नीतीश कुमार और जेडीयू के जो नेता हैं उनको समझा पाए, टीडीपी के जो आपके चंद्रबाबू नायडू हैं उनको भी समझा पाए। एक देश एक चुनाव, यूसीसी, आपका इसका सीए, ये सारे मुद्दे पे उनका मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, बहुत सारे मुद्दे हैं जो वो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री हैं, उनको बैठा करके समझाएंगे, आपस में अच्छे बुरे की पहचान करेंगे। मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी उसी स्टाइल में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा सेटबैक उनके लिए जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे अगर अच्छा काम करेंगे तो 2029 में वो चौथी बार भी बन सकते हैं, ऐसी उम्मीद करेंगे। अब की बार भी वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे थे आरक्षण का मुद्दा, और ये 8,500 रुपए जो आप देख रहे हो, गलतफहमी, आप जगह जगह से तस्वीर आ रही है, बंगाल से आओ चाहे लखनऊ से आओ, कांग्रेस के कार्यालय पर लोग जाकर के, महिलाएं जो है बार बार, लखनऊ का कार्यालय हो चाहे आपका बंगाल का कांग्रेस का कार्यालय हो, वहां जाकर के महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी और महिलाएं भी जाकर के 8,500 रुपए मांग रही हैं कि हमारा 8,500 रुपए दिए, आपने वोट मांगा था, हमने दिया, हमारा कसूर क्या, आपकी सरकार बने ना बने, हमें क्या लेना था। वो सारे इफेक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं असर कर गए, और उनकी थोड़ी सी 50-60 सीटें कम हो गई बीजेपी की। उम्मीद ये थी कि शायद 70-80-90 सीटें और बढ़ जाएं, यानी कि 340-345 के आसपास की उम्मीद थी, लेकिन मोटा मोटा 100 सीटों का नुकसान हुआ है। वो क्यों हुआ है वो आपको पता है, आरक्षण का जो मुद्दा है बहुत हैवी है, समझा नहीं पाए, और विपक्ष एक भ्रम पैदा करने का जो काम था वो किया उन्होंने, और वो भ्रम उनका सही तीर जो है निशाने पर लगा। भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट करके और 241 रह गई 303 से, यानी कि मोटा मोटा देखो तो 62 सीटें ये घट गई। और जहां बढ़ने की उम्मीद थी, आप देखोगे केरल में भी बढ़ी है, आपके उड़ीसा में भी बढ़ी है, बहुत सारी जगह सीटें बढ़ी है, तेलंगाना में बढ़ी है, आंध्र प्रदेश में बढ़ी है। ये सीटें इनका प्लस पॉइंट रहा। अगर ये परफॉर्मेंस अपना यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में दोहराते तो, महाराष्ट्र में हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि शायद ये जो घपलाबाजी हो रही है, एनसीपी, आप देखेंगे अजीत पवार, एनसीपी का दूसरा धड़ा जिसको बोलते हैं शरद पवार, ये दो पार्टियां होकर के कंफ्यूज पैदा कर रही हैं और कहीं ना कहीं नुकसान होती हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे थे वो ये आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर लड़ी थी, 25 सीटें निकाल जाएंगी, लेकिन वो नहीं कर पाई, 9-10 सीटों पर रुक गई। कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आने वाला समय भारत का होगा। हिंदुस्तान अपने बहुत ही शानदार समय में गुजर रहा है, आने वाले 10 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 2024 से 2034 का जो टाइम है ये स्वर्ण काल है, इसमें जितनी डेवलपमेंट आप कर सकते हो कर लीजिए, आगे पता नहीं क्या स्थिति हो। ऐसे ही स्थिति, ऐसे ही भ्रम पैदा करने वाले लोग पैदा रहे, या यूं कहेंगे ऐसे ही गलत इश्तिहार, गलत एडवर्टाइजमेंट, गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए लोग लालच देने का प्रचार करते रहे, तो हो सकता है आने वाले समय में फिर खिचड़ी सरकार हो, और देश के लिए जैसे आपने देखा 1992 से और 2014 तक, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, 10 लाख करोड़ के आसपास का घोटाला बता रहे हैं, चाहे वो आपका 92 का हो, वीपी सिंह का हो, अटल बिहारी वाजपेयी का हो, एचडी देवगौड़ा हो, सब खिचड़ी सरकारें थी, उनमें ज्यादा बेहतर काम नहीं हुआ। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ करके 5 साल पूरा भी नहीं कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी काम ठीक ठाक किया, लेकिन उनको एक और मौका मिल जाता तो मेरे हिसाब से बेहतर होता। तब तक के लिए आप यही कर सकते हैं कि भगवान से दुआ करो हिंदुस्तान और तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, दुनिया में नाम हो, और प्रधानमंत्री को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।